श्री कृष्णा। देखिए डियर्स, चैप्टर 14 का एक टॉपिक था विटामिन, जो कि पहले क्लास में नहीं करवाया था। ध्यान से समझिएगा, हम विटामिन के टॉपिक को देखने जा रहे हैं। देखिएगा, हमें ज़िंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की मेन आवश्यकता है। सबसे मुख्य है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इसी प्रकार जल की भी काफ़ी अधिक आवश्यकता लगती है। वसा, ये सारी वो चीज़ आपके सामने लिखी गई है जो हमें जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है। ऑक्सीजन, जल, वसा। वसा अर्थात फैट की भी आवश्यकता पड़ती है। बिना फैट के हमारा जीवन संभव है ही नहीं। प्रोटीन तो आपने पढ़ा ही है। प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए कितना अधिक आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमें भोजन से मिलता है, भोजन के रूप में मिलता है, ये भी हमारे लिए काफ़ी अधिक आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट से ही हमें ऊर्जा मिलती है। अकार्बनिक लवण, तो ये जो सारे नाम लिखे गए हैं, ये सारे वो नाम हैं जो हमारे जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है। कौन कौन से? ऑक्सीजन, जल, वसा अर्थात फैट, प्रोटीन जो हम पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ये भी हम पढ़ चुके हैं, और अनेक सारे अकार्बनिक लवण। अब इन सब के अतिरिक्त कुछ कार्बनिक यौगिक भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ कार्बनिक यौगिक। ये कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? देखो, ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनकी भी हमें जीवित रहने के लिए काफ़ी अधिक आवश्यकता होती है। इन कार्बनिक यौगिकों की, इन कार्बनिक यौगिक की अगर थोड़ी सी ही मात्रा अगर हमारे आहार में मिल जाए, इनकी सूक्ष्म मात्रा, तो हमारे शरीर के लिए पर्याप्त है। इन कार्बनिक यौगिकों की ज़्यादा मात्रा नहीं चाहिए। अगर इनकी सूक्ष्म मात्रा ही अगर हमें मिल जाए तो हमारे लिए पर्याप्त है। ये मात्रा हमें किसके अंदर मिलती है? ये मात्रा हमारे आहार में मिलती है। और याद रखिएगा, इन कार्बनिक यौगिकों की सूक्ष्म मात्रा हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। अगर इन कार्बनिक यौगिकों की वो मात्रा हमें ना मिले तो हमारे शरीर के लिए काफ़ी अधिक नुकसानदायक हो सकता है। शरीर के लिए अति आवश्यक है, ये अति आवश्यक है। अब मैं आपको इन कार्बनिक यौगिकों का नाम बता देता हूँ। इन्हीं कार्बनिक यौगिकों को विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन कहा जाता है। देखिएगा, जिस प्रकार हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन, जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और अकार्बनिक लवण की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हमें इन कार्बनिक यौगिक अर्थात विटामिन की भी जीवित रहने के लिए आवश्यकता पड़ती है। इन विटामिन की हमें ज़्यादा अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। अगर सूक्ष्म मात्रा ही हमें मिल जाए तो हमारे लिए पर्याप्त है। और ये मात्रा हमें किसके अंदर से मिलती है? हमारे आहार अर्थात भोजन में से मिलती है। और ये मात्रा हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। किंतु अगर किसी कारणवश हमें अगर विटामिन की मात्रा नहीं मिलती, वो शरीर के लिए काफ़ी अधिक नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि इन विटामिन की कमी अगर हमारे शरीर के अंदर होती है तो विटामिन की कमी से हमारे शरीर में अनेक सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो गाइस, ये था विटामिन। हम विटामिन की परिभाषा कैसे लिखेंगे? कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि ऑक्सीजन, जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और अकार्बनिक लवण के अतिरिक्त कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं जिनकी थोड़ी सी ही मात्रा, सूक्ष्म मात्रा, हमारे आहार में हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होती है। और अगर ये मात्रा हमारे शरीर को नहीं मिलती है तो हमारे शरीर में अनेक सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इन कार्बनिक यौगिकों को ही हम क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। अब ये देखिएगा, हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर के अंदर सारे विटामिनों का संश्लेषण नहीं होता है। अर्थात सारे विटामिन हमारे शरीर के अंदर पहले से ही नहीं पाए जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर नहीं बनते हैं। हमें भोजन के रूप में इन विटामिनों को बाहर से लेना पड़ता है।
क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो सारे विटामिन को संश्लेषित नहीं कर सकता, अर्थात सारे विटामिनों को अंदर ही अंदर नहीं बना सकता, हमें बाहर से लेना पड़ते हैं। किंतु जो पेड़ पौधे हैं वे लगभग सारे विटामिन संश्लेषित करते हैं। आपने नाम सुना होगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। ये जितने भी विटामिन होते हैं पेड़ पौधे इन सारे विटामिनों को संश्लेषित कर सकते हैं। अच्छा, विटामिन के बारे में अब एक और चीज़ याद रखिएगा, हमने यहाँ पढ़ लिया है कि विटामिन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। तो अगर हमने ये पढ़ के अगर ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन का सेवन अगर प्रारंभ कर दिया तो एक बात याद रखिएगा कि विटामिन का जो आधिक्य होता है वो भी शरीर के लिए नुकसानदायक है। अर्थात अगर आपने विटामिन का सेवन अगर ज़्यादा मात्रा में कर लिया है तो विटामिन की ज़्यादा मात्रा भी शरीर के लिए नुकसानदायक है। ध्यान रखिएगा, विटामिन की अगर कमी होगी तो भी शरीर के लिए नुकसानदायक है, और विटामिन का अगर आपने ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लिया तो भी शरीर के लिए नुकसानदायक है। केवल विटामिन की थोड़ी सी मात्रा ही, सूक्ष्म मात्रा ही हमारे शरीर के लिए पर्याप्त है। अब एक बार मेरे साथ आप रिवाइज करना कि विटामिन क्या होते हैं। देखो, ऑक्सीजन, जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और अकार्बनिक लवण के अतिरिक्त कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, जो कि सूक्ष्म मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में हमारे आहार में हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। और अगर ये सूक्ष्म मात्रा अगर हमारे शरीर को ना मिले तो हमारे शरीर में अनेक सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को ही हम क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। अब हमारा शरीर जो है वो सारे विटामिनों को संश्लेषित नहीं कर सकता, किंतु पेड़ पौधे सारे विटामिन को संश्लेषित कर सकते हैं, अर्थात बना सकते हैं। एक और मेन पॉइंट याद रखिएगा कि विटामिन का सेवन अगर ज़्यादा मात्रा में कर लिया जाए तो वो भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब चूँकि ये आंसर आप लोगों के पास पहले नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। ऑक्सीजन, जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक लवण के अतिरिक्त कुछ कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म मात्रा में, मैं फास्ट बोल रहा हूँ, आप पॉज करते जाइएगा, सूक्ष्म मात्रा में आहार में शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं, किंतु इनकी कमी के कारण अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इन कार्बनिक यौगिकों को विटामिन कहते हैं। अधिकांश विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, किंतु पेड़ पौधे लगभग सभी विटामिनों को संश्लेषित कर सकते हैं। विटामिनों का सेवन आधिक्य में नहीं करना चाहिए, ये हानिकारक भी हो सकते हैं। अब देखिएगा, वसा और जल में घुलनशीलता के आधार पर, घुलने के आधार पर विटामिनों को हमने दो भागों में विभाजित किया। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो सिर्फ वसा में ही विलय होते हैं, वसा के अंदर ही घुलते हैं, तो उन विटामिनों को हम वसा में विलय विटामिन कहते हैं। तथा कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो केवल जल में ही विलय होते हैं, उन्हें हम जल में विलय विटामिन कहते हैं। तो देखिएगा, वसा में विलय विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। और जल में विलय विटामिन बी और सी। ये चीज़ आगे बहुत काम में आएगी, याद रखिएगा। आप ये याद रखिए कि जल में विलय विटामिन बी और सी है, इसके अतिरिक्त जितने भी है वो सब वसा में विलय है। इनको याद रखना है तो एक शॉर्ट ट्रिक है, बी फॉर बिल्ली एंड सी फॉर कैट, ये दोनों जल में विलय है। आइए गाइस, अब पेज नंबर 895 पर एक विटामिन की पूरी एक टेबल दी हुई है, तो ज़रा आप वो निकाल लीजिए। देखिएगा, अब इसके अंदर सारे विटामिनों के नाम दिए हुए हैं। अब एग्ज़ाम में इन विटामिनों का नाम दिया हुआ रहता है और उन विटामिनों के रासायनिक नाम पूछे जाते हैं कि केमिस्ट्री में उनके नाम क्या है। कि जैसे जो विटामिन ए होता है
उसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। विटामिन ए तो इसे हम शॉर्टकट में कहते हैं, इसका केमिस्ट्री में नाम क्या है? रेटिनॉल। तो आपसे सही जोड़ी में खालिस्तान में पूछ सकते हैं या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम लिखिए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अब विटामिन ए के स्रोत यानी कि विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है देखिएगा। इस प्रकार हमें सारे विटामिनों के नाम, उनके स्रोत, कार्य तथा उनके रोग देखना है। किंतु कभी अगर समय के अभाव में